चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज की हमारी क्लास है वो बैंकिंग के बारे में है। कल मैंने आपको मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में चर्चा की थी, याद होगा आपको। मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं। वेट, आपकी आवाज सुन लूं मैं। सब ठीक चल रहा है ना। चलिए, तो मौद्रिक नीति के उपकरण हम लोग पढ़ रहे थे कल। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के उपकरण, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें हम सबसे पहले मात्रात्मक उपकरण की बात करेंगे। तो मात्रात्मक उपकरण में एक था मेरे साथियों रेपो रेट। याद है आपको रेपो रेट? तो रेपो रेट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, रेपो रेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पॉलिसी रेट के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिसी रेट, पॉलिसी दर कहा जाता है। क्या बोलते हैं रेपो रेट को? पॉलिसी दर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना इसको पॉलिसी रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉलिसी रेट। कल भी आपका क्लास हुआ था, इसी समय हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इसको पॉलिसी रेट कहा जाता है। पॉलिसी रेट कहा जाता है। पॉलिसी रेट कहा जाता है इसको। रेपो रेट को पॉलिसी रेट के नाम से आप इसे जानते हैं। अब याद रखना, रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन क्या होता है? रीपर्चेज ऑप्शन इसका फुल फॉर्म होता है। रीपर्चेज ऑप्शन इसका फुल फॉर्म होता है। रेपो रेट क्या होता है मेरे साथियों? तो याद रखेंगे, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अल्पकाल, जिस पर आरबीआई अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कम समय के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए व्यापारिक बैंकों को ठीक है, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। तो भाई, एक तरफ मैंने लिखा आरबीआई, व्यापारिक बैंक। तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर मेरे साथियों लोन देती है उसी को रेपो बोलते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसके पास में जमा करती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट मेरे साथियों एक ऐसी दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को
कमर्शियल बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को कम समय के लिए लोन देता है, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर महंगाई होगी तो रेपो रेट में क्या की जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी। तो महंगाई या इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट, महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। ओके, आ गई बात समझ में? तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है उसी को रेपो रेट बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। इसका उल्टा होता है मेरे साथियों रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये उल्टा है। रेपो रेट में आरबीआई लोन देता है, इसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करती है। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई जिस ब्याज दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आ गई बात समझ में? उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैंने दोनों आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो रेपो रेट में आरबीआई किसको लोन देती है, तो कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। तो आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक लैंड्स टू आरबीआई। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों बातें आपको यहां पर याद रखनी है। अब अगली बात है मेरे साथियों, एक होता है एक होता है ओएमओ। ओएमओ इसका मतलब क्या होता है? ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, इसमें क्या होता है तो याद रखना, ओएमओ में क्या होता है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोले तो सरकारी प्रतिभूति,
तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय सेल करती है, खरीदती बेचती है। अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, सरकारी प्रतिभूति क्या होती है। तो ये सरकार के द्वारा जारी की जाती है। सरकार के द्वारा ये जारी की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार के द्वारा जारी की जाती है। जब भी सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन इश्यू करता है? तो गवर्नमेंट इशू करती है। क्यों इशू करती है? ताकि ताकि मार्केट से लोन लिया जा सके, इसलिए वो इशू करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे साथियों इसलिए इशू की जाती है, गवर्नमेंट करती है। और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बाय सेल करती है, बैंकों के बीच में, व्यक्ति के बीच में। कोई व्यक्ति भी खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं आज भी खरीद सकता हूं, अभी भी खरीद सकता हूं अगर आरबीआई बेच रही हो तो। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। इतना भर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है मेरे साथियों एक एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट, एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, आपकी परीक्षा में जरूरी है। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आप इसे बोलते हैं। हिंदी में इसको किस नाम से जानते हैं? तो सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर आप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और इसी को बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर। अब इसमें क्या होता है? तो जब भी किसी के, है ना, जब भी किसी बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है केवल एक रात के लिए, तो वो आरबीआई से लेती है। तो आरबीआई एक रात के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है उसी को एमएसएफ रेट बोलते हैं। बस इतना याद रखना है। तो लिखेंगे जिस ब्याज दर पर, दोज इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई lends टू कमर्शियल बैंक फॉर अ ओवरनाइट पीरियड, एक रात की अवधि के लिए। इसमें लिखेंगे जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंक को एक रात की अवधि के लिए, एक रात अवधि के लिए, एक रात की अवधि के लिए ऋण देती है, उसी को एमएसएफ रेट बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं। मैंने अंग्रेजी में बोला है दोज इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई lends टू कमर्शियल बैंक फॉर अ ओवरनाइट पीरियड, केवल एक रात के लिए लोन देती है, उसी को एमएसएफ रेट बोलते हैं। आप खाली यही याद रखो कि एक रात के लिए बस। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो एमएसएफ रेट आप उसे बोलते हैं। एक होता है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्थायी जमा सुविधा दर।
स्थायी जमा सुविधा दर, स्थायी जमा सुविधा दर आप इसे कहते हैं एसडीएफ रेट। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या होता है, तो लिखेंगे जिस जिस ब्याज दर पर दोज इंटरेस्ट रेट, जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक बिना किसी जमानत के, विदाउट एनी कोलेट्रल, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास अपने अतिरिक्त धन को जमा करती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसडीएफ रेट के नाम से जानते हैं। तो दोज इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर एक्सेस लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेट्रल, है ना, टू आरबीआई इज नोन एज एसडीएफ रेट। नहीं लिख पा रहे हो तो सुनो फिर से, दोज इंटरेस्ट रेट at which those interest rate at which commercial bank at which commercial bank deposit their excess liquidity deposit their excess liquidity to RBI without any collateral is known as SDF rate। देखो कोई भी बैंक जो है वो जब आरबीआई के पास में बिना किसी जमानत के अपने पास जो एक्स्ट्रा पैसा उसको जब जमा करती है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसडीएफ रेट के नाम से जानते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आप इसे बोलते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना, इससे ज्यादा लाइन नहीं है याद रखना। अगला होता है एक सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं इसे। कैश रिजर्व रेशो ये क्या होता है, तो लिखेंगे व्यापारिक बैंकों की शुद्ध जमा का कुछ प्रतिशत भाग जो आरबीआई के पास बिना ब्याज के व्यापारिक बैंकों की शुद्ध जमा का कुछ प्रतिशत भाग जो आरबीआई के पास बिना ब्याज के जमा होता है, उसे सीआरआर कहते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं कि, है ना, जैसे मान लो कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसकी शुद्ध जमा 100 रुपए, तो 100 रुपए का कुछ परसेंटेज
ये आरबीआई के पास में जमा करती है, कमर्शियल बैंक के, है ना, उसको वो लोन के रूप में नहीं दे सकती। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो के नाम से जानते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि कैश रिजर्व रेशो किसके पास जमा होता है? तो आरबीआई के पास जमा होता है। किसके पास में जमा होता है? आरबीआई के पास में। तो आरबीआई क्या आरबीआई इसके ऊपर ब्याज देती है? नहीं, आरबीआई इसके ऊपर ब्याज नहीं देती है। आ गई बात समझ में? तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको यहां पर सीआरआर के बारे में बताई। अब सीआरआर से मुझे याद आ रहा है एसएलआर। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप इसे बोलते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात आप इसे कहते हैं। ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात। अब ये क्या होती है? तो लिखेंगे इसके अंदर व्यापारिक बैंकों की शुद्ध जमा का कमर्शियल बैंकों की शुद्ध जमा का व्यापारिक बैंकों की व्यापारिक बैंकों की शुद्ध जमा का व्यापारिक बैंकों की शुद्ध जमा का व्यापारिक बैंकों की शुद्ध जमा का कुछ प्रतिशत भाग जो है नहीं व्यापारिक बैंकों की शुद्ध जमा का कुछ प्रतिशत भाग जो स्वयं के पास, स्वयं मतलब खुद बैंक के पास सुरक्षित रखना होता है। अब खुद के पास सुरक्षित रखा तो कैसे रखा? तो इसमें लिखेंगे यह जमा या यह कैश में रख सकते हैं। कैश का मतलब होता है नगद, तो यह कैश में हो सकता है, गोल्ड बोले स्वर्ण में हो सकता है, या कैश गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूति के रूप में हो सकता है। सरकारी प्रतिभूति। बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर सरकारी प्रतिभूति क्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि सरकारी प्रतिभूति सरकार के द्वारा जारी की जाती है ना, बस इतना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है। ओके, एसएलआर इन रूपों में हो सकता है। तो सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ सब मैंने आपको बता दिया। बताओ भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ, लिखो इसको। है ना, अभी आपका एक सवाल भी था कि सर सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई व्यक्ति क्यों खरीदेगा? तो वो इसलिए खरीदता है कि उसका प्रयोग वो एसएलआर के रूप में रख सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसलिए भी खरीदी जाती है ताकि इन्वेस्टमेंट वो कर सके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर विकल्प है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना। ओके।
चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले बिंदु की बात करते हैं, है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको कि सीआरआर एसएलआर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे साथियों, एक था नैतिक दबाव, है ना। मात्रात्मक उपकरण की अगर हम बात कर ले, अब एक था नैतिक दबाव। हाँ, बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट बचा हुआ है, बैंक रेट, उसके बारे में भी लिख लेते हैं, बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, तो इसमें भी आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देती है, ठीक है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को इसमें भी लोन देती है, लेकिन ये जो लोन दिया जाता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। तो लिखेंगे आरबीआई जिस ब्याज दर पर, आरबीआई जिस ब्याज दर पर, आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है, ऋण देती है, आरबीआई है ना तो देती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है, बैंक रेट, ओके, बैंक रेट। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए उतार लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। बताओ, ठीक है प्यारे दोस्त। ठीक है चलिए, आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देती है, हाँ ऋण, ऋण, ऋण लिख लेना भैया, इसको लोन भी बोलते हैं, ठीक है, लोन देती है, ऋण देती है, उसी को बैंक रेट बोलते हैं। चलिए अगली बात करते हैं मेरे साथियों, एक है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव, आरबीआई बाजार में आरबीआई बाजार में मुद्रा आपूर्ति, आरबीआई बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण में रखने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, आरबीआई बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियम एवं
गाइडलाइन को जारी करता है, जिसे व्यापारिक बैंकों को अपनाने होते हैं। ठीक है, तो वो नैतिक रूप से उनसे गुहार लगाता है कि यार जो मेरे नियम हैं, जो मैं नियम लागू कर रहा हूं उनको अपना लो, ऐसा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो नैतिक दबाव आप इसे कहते हैं, नैतिक दबाव। क्या बोलते हैं इसे? नैतिक दबाव। अगला एक होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं मानती है ना व्यापारिक बैंक के, प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। अगर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर नहीं मानती है ये, तो क्या होता है? अगर आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं मानती है ना ये, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो आरबीआई इनका लाइसेंस रद्द कर देती है, इन पर जुर्माना लगा देती है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर? लिखेंगे जब आरबीआई के दिशा निर्देशों जब आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के, यानी कि कमर्शियल बैंकों के, आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के, तो आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, अथवा, है ना, तो आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, अथवा अथवा उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। ओके, उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई। ठीक है, अच्छा एक नोट बना करके बात लिख लेना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। नोट, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। 1 जनवरी 1949। ठीक है, तो आरबीआई को नेशनलाइज या नेशनलाइजेशन इसका कब किया गया? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, नेशनलाइजेशन की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात, गड़बड़ नहीं हुई, आपको सूझ नहीं पड़ रही, वो नेशनलाइजेशन ये है। चलिए पढ़ें, बताओ। हाँ उतार लो भाई, उतार लो, मैं मना कहाँ कर रहा हूं। उतार लीजिए, है ना, मैं पानी पी के आता हूँ, चलो उतारो, उतारो इसको।
ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए, अब हम हेडिंग डालते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कि कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया, इसके बारे में पढ़ लें या नाबार्ड और इनके बारे में पढ़ लें। चलो आओ विकासात्मक बैंकों के बारे में चर्चा कर ले। विकासात्मक बैंकें, कल बैंकिंग का लास्ट चैप्टर रहेगा। विकासात्मक बैंक, डेवलपमेंटल बैंक, डेवलपमेंटल बैंक्स, विकासात्मक बैंक। देखो विकासात्मक बैंक की क्यों शुरुआत की गई, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कृषि क्षेत्र है, जैसे उद्योग है, जैसे सर्विस सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर की स्थापना के लिए अलग अलग बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मेरे साथियों, सबसे पहले जो बैंक है हमारे पास में उसका नाम है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में हम बातचीत करेंगे। नाबार्ड, जल्दी से बताएंगे नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है। किसकी सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई है, बताओ बताओ। शिवरमन, बहुत बढ़िया। तो इसकी स्थापना, इसको एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, तो 12 जुलाई 1982, 1982, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। किसकी रिकमेंडेशन पर, रिकमेंडेशन किसकी थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है प्यारे भाई, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मैं आपकी शुक्रवार को क्लास नहीं लूंगा, है ना, शुक्रवार को आपकी क्लास नहीं होगी, याद रखना है। अच्छा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी इसकी स्थापना, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहां पर है मेरे प्यारे भाई, मुंबई में इसका मुख्यालय, मुंबई। मुंबई में इसका मुख्यालय। क्या काम करता है ये नाबार्ड, कार्य क्या है इसके, कार्य को हम बोलते हैं फंक्शन। ये क्या काम करता है, तो ये कृषि का विकास करता है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करता है ना। तो लिखेंगे कृषि का विकास, कृषि का विकास।
कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, तो कृषि का विकास करना। और दूसरा इसका काम है मेरे साथियों ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, है ना। और मैं आपको बता दूं कि कृषि को या कृषि को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्थान है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास का शीर्ष संस्थान है ये। तो अपेक्स बॉडी है ये, अपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। बढ़े आगे। शुक्रवार को क्लास होगी आपकी, है ना। होगी, बिल्कुल होगी भाई। मैंने गलती से बोल दिया था कि नहीं होगी, है ना। नहीं होगी, आपकी तो होगी, क्योंकि टाइम कम है ना। होगी क्लास। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास का ये अपेक्स बॉडी है, शीर्षस्थ संस्थान है, शीर्षस्थ। और ये किसके स्वामित्व में है, किसका अधिकार है इसके ऊपर, तो भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो लिखेंगे यह 100% भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार के अधीन ये कार्यरत है। ठीक है, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कौन सा अधिनियम था इसकी स्थापना को लेकर के, तो मैं यहां पर नोट बना के लिख देता हूं। तो नाबार्ड अधिनियम 1981, नाबार्ड एक्ट 1981, इक, इक, मतलब नाबार्ड अधिनियम 1981 की सहायता से, 1981 की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ये नोट बना करके लिख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। आपने, अकेश कुमार बोल रहे हैं बेचारे, शुरू से कमेंट कर रहे हैं, मतलब जब से क्लास हुई तब से कह रहे हैं आपने बोला था कि आरबीआई 1947 तक बर्मा का काम किया, तो 1 अप्रैल 1945 में भारत में स्थापना कैसे हो गई। अरे मेरे लाल टमाटर, 1945 में, 1935 में स्थापना हुई, तभी तो 1947 तक उसने काम किया। तुम समझ ही नहीं पाए, रहने दो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। एक ही कमेंट कर रहे हो जब से क्लास शुरू हुई है, अरे मेरे टमाटर, अभी आज का तो आपने छोड़ ही दिया इस चक्कर में। अभी सीआरआर पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, देखो, ये नाबार्ड, नाबार्ड के बाद में अब हम बात करते हैं सिडबी की। सिडबी, सिडबी के बारे में भी आपने सुना होगा। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आप इसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है भाई, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय हेडक्वार्टर,
सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। लखनऊ में इसका मुख्यालय, लखनऊ में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या इसके कार्य है, इसके फंक्शंस क्या है? अरे भाई ये क्या काम करता है, तो नाम से ही स्पष्ट है। देखो क्या लिखा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। अरे लघु उद्योगों का विकास करता है ये, ठीक है। तो लघु उद्योगों का विकास करना, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज। का विकास करना, ये इसका काम है सिडबी का, ठीक है। 1990 में स्थापित किया है। अगला मेरे साथ ये लिखना, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में इसकी स्थापना की गई। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और मुख्यालय कहां पर है इसका? जल्दी से होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। होमवर्क याद करके आना कल, बाकी चर्चाएं कल करेंगे, ठीक है। कल आपकी क्लास होगी, उसमें चर्चा होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ के जरूर आना। अब शेष वार्ता हम लोग करेंगे कल। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। कल शाम को 7 बजे क्लास होगी, उसमें क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल।